बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपके एबीएसटी पेपर फर्स्ट में कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है। और इसमें जो आपका अभी जो मैंने नया जो चैप्टर शुरू किया है उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। तो इससे पहले मैंने आपको पीडीएफ और कुछ वीडियो लेक्चर्स भेजे हैं ख्याति के मूल्यांकन के चैप्टर से संबंधित, वो आपने भली भांति पढ़ लिए होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन का आधार। यानी ख्याति के मूल्यांकन के लिए कौन कौन सी चीजों को ज्ञात करना पड़ता है। अगर आपको ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको मूल्य ज्ञात करने की कार्रवाई में कौन कौन सी मूल्य आपको पहले ज्ञात करने पड़ेंगे, कौन कौन सी बातों के बारे में आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए ताकि आप ख्याति का मूल्यांकन कर सको। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालने के लिए, ख्याति का मूल्यांकन निकालने के लिए, एक तो क्या है विद्यार्थियों, आपको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट, भविष्य में कायम रहने वाले लाभों का पता होना चाहिए कि इसकी गणना जो है किस प्रकार की जाए। जैसा कि इसका नाम ही है, नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि आप एक अनुमान आइडिया लगा रहे हैं कि आने वाले 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल में संस्था में लाभ की स्थिति क्या रहेगी। एस्टिमेट है कि ये लाभ भविष्य में कायम रह सकते हैं। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की गणना किस प्रकार से की जाए ये आपको आना चाहिए, जो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा, आपको नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ की गणना ये किस तरह से की जाए ये आपको बताऊंगा। और तीसरा आपका है सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ। तो देखो, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये है कि अगर बाजार में आप कुछ पूंजी लगाते हैं तो सामान्यतया उस पर कितनी रिटर्न हुए, कितना पैसा आपको कमाई के रूप में मिले बिना किसी रिस्क के अगर किसी चीज में आप पैसा लगाते हैं तो उसमें सामान्यतः इतने पैसे तो आपको मिल ही जाएंगे, इसमें कोई रिस्क नहीं है। तो ये जो सामान्य लाभ है इसकी गणना की जाती है कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, विनियोजित पूंजी, उस पर सामान्य प्रत्याय की दर की परसेंटेज देते हैं कि बाजार में इस तरह से अगर पैसे लगाएं तो सामान्य प्रत्याय की दर 8% है, 9% है, 10% है या 6% है, जितनी भी है। तो जितनी भी कैपिटल एम्प्लॉयड की गई है, पूंजी विनियोजित की गई है, उसके ऊपर सामान्य लाभ आप ज्ञात कर सकते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के आधार पर। तीसरी बात आती है सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ। ख्याति के मूल्यांकन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए आपको अधिलाभ का अर्थ भी पता होना चाहिए। तो होता क्या है कि ये पहले फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल लीजिए और फिर सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए, और जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स हैं उनका आप एवरेज निकालेंगे। तो पिछले कितने सालों के लाभों का एवरेज लिया जाए तो ये व्यवसाय की जो प्रकृति है उस पर निर्भर करता है। अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए। तो सामान्यतः देखा गया है कि पिछले 3 साल या पिछले 5 साल या पिछले 7 साल या पिछले 10 साल के जो एक्चुअल प्रॉफिट है उनको लिया जाता है और उनमें कुछ सामान्य संशोधन करके, कुछ एडजस्टमेंट्स करके, जैसे कोई उनमें इनकम है या कोई खर्चा है, उनका एडजस्टमेंट करने के बाद उन लाभों का औसत ले लिया जाता है। तो वो हो जाता है आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो अब गुडविल की गणना करने के लिए आपको क्या क्या निकालना है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट चाहिए और आपको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। फिर इन के बाद एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। आप जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाले हैं उसका एवरेज लेंगे। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट अगर आप माइनस कर देंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ।
और अधिलाभ की गणना करने से पहले, इसका मतलब आपको अगर क्वेश्चन में अधिलाभ निकालना है तो अधिलाभ निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। फिर जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है उसमें अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो आपका आएगा सुपर प्रॉफिट। तो अब ये भविष्य में कायम रहने वाले लाभ क्या है, किस तरह से निकलते हैं, कौन कौन सी एडजस्टमेंट इसमें एडलेस आपको करनी पड़ती है, तो ये आपको समझना है। तो इस को अच्छी तरह से बारीकी से समझने के लिए आप ध्यान से सुने। ख्याति भविष्य में आशातीत लाभों का वर्तमान मूल्य है। फ्यूचर में जो प्रॉफिट होने वाले हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू है ख्याति। चूंकि भविष्य में आशातीत लाभों का सही निर्धारण करना संभव नहीं है, अतः इसका सर्वोत्तम अनुमान व्यवसाय के गत वर्षों के लाभों के आधार पर लगाया जा सकता है। इस अनुमान के लिए गत एक वर्ष के लाभ को आधार मानना तो उचित नहीं माना जा सकता, अतः कुछ वर्षों के लाभ का औसत ले लिया जाता है। गत वर्षों के संबंधित लाभों में पृथक पृथक अथवा परिकलित औसत लाभ में कतिपय समायोजन कर भविष्य में कायम रह सकने वाले लाभ का अनुमान लगाया जाता है, कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद हर साल के लाभ में। इस प्रकार अनुमानित किए गए लाभ से ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। ख्याति के मूल्यांकन के दो उचित आधार हो सकते हैं। एक तो व्यवसाय के भविष्य में कायम रहने वाले लाभ अथवा प्रत्याशित भावी लाभ, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट, जिसको दूसरा नाम है वो भी बोल सकते हैं। और दूसरा है व्यवसाय के अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट। व्यवसाय के किसी भी व्यवसाय की ख्याति का मूल्यांकन करते समय व्यवसाय की प्रकृति क्या है, नेचर उसकी, उसका आकार एवं संभावित भावी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित किया जाता है कि ख्याति के मूल्यांकन के लिए आशातीत लाभ की कितनी राशि को आधार बनाया जाए, अर्थात व्यवसाय के कायम रहने वाले भावी औसत लाभों अथवा अधिलाभों का परिकलन किस प्रकार किया जाए। तो भविष्य में कायम रहने वाले जो लाभ है, फ्यूचर मेंटेनेबल जो प्रॉफिट है, उनको किस तरह से ज्ञात किया जाए। एक व्यावसायिक संस्था के प्रत्याशित औसत लाभ ज्ञात करने हेतु सर्वप्रथम यह निश्चित किया जाता है कि कितने गत वर्षों के लाभों को औसत लाभ ज्ञात करने हेतु सम्मिलित किया जाए। इन वर्षों की संख्या व्यवसाय की प्रकृति तथा मूल्यांकन में हित वाले पक्षकारों के आपसी समझौते पर निर्भर करती है। औसत लाभों को ज्ञात करने हेतु साधारणतया, जैसे मैंने आपको बताया, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष की अवधि का चयन किया जाता है। अवधि का चयन करने के बाद संबंधित वर्षों के अलग अलग वर्षों के लेखांकन की दृष्टि से सही लाभ ज्ञात किए जाते हैं। यहाँ पर लाभ से आशय व्यवसाय के शुद्ध लाभ से है, न कि सकल लाभ से है। व्यवसाय के चिट्ठे में दर्शाए गए कुछ विनियोग, इन्वेस्टमेंट इस प्रकार के हो सकते हैं जो कि व्यवसाय के रोकड़ अधिक को व्यापार से बाहर सरकारी व अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों अथवा अन्य विनियोगों यथा अन्य कंपनियों के अंश व ऋण पत्रों में विनियोजित किए हुए हों। ऐसे विनियोग गैर व्यापारिक विनियोग कहे जाते हैं, क्योंकि व्यावसायिक संस्था के व्यवसाय प्रचालन हेतु इन विनियोगों में विनियोजित राशि का उपयोग नहीं हो रहा है। गैर व्यापारिक विनियोग पर अर्जित आय व्यावसायिक संस्था के लाभ हानि खाते में दर्शाए गए शुद्ध लाभ में सम्मिलित होती है। लेखापालों का मत है कि चूंकि इन विनियोगों पर प्राप्त आय व्यावसायिक क्रियाओं से अर्जित नहीं होती है और यह धन गैर व्यावसायिक उद्देश्यों से व्यवसाय के बाहर विनियोजित है, अर्थात इस धन का व्यवसाय की परिचालन गतिविधियों से लाभ अर्जन हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष योगदान नहीं है। वस्तुतः गैर व्यापारिक विनियोगों एवं उनसे अर्जित आय की ख्याति के निर्माण में बिल्कुल योगदान नहीं होता है। अतः ऐसे विनियोगों से अर्जित आय को ख्याति के परिकलन हेतु शुद्ध लाभों का परिकलन करते समय व्यवसाय के लाभों में से घटा देना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए। ख्याति के मूल्यांकन हेतु शुद्ध लाभों का परिकलन करते समय निम्नलिखित बहुत सी अन्य बातें हैं के लिए भी समायोजन कर लेना चाहिए। अब कौन कौन से समायोजन हैं इनकम फ्रॉम नॉन इन्वेस्टमेंट्स के अलावा, वो है असाधारण आय, अब नॉर्मल इनकम। यदि गत वर्ष में से किसी वर्ष में असाधारण आय हुई है तथा उसके भविष्य में उतनी राशि के होने की प्रत्याशा नहीं की जा सकती है, तो इस प्रकार की असाधारण आय की राशि को घटाकर संबंधित वर्ष का शुद्ध परिचालन लाभ ज्ञात किया जाना चाहिए। दूसरा, असाधारण व्यय, अब नॉर्मल एक्सपेंसेस। गत वर्ष में यदि किसी वर्ष में असाधारण व्यय हुआ है
तथा उस व्यय के भविष्य में होने की प्रत्याशा नहीं है, तो उस वर्ष का शुद्ध परिचालन लाभ ज्ञात करने हेतु ऐसे असाधारण व्ययों को जोड़ देना चाहिए। अन्य समायोजन: कभी कभी प्रश्न में किसी चालू वर्ष के संबंध में देनदारों पर डूबत ऋण एवं संदिग्ध ऋण आयोजन, देनदारों एवं लेनदारों पर बट्टे का आयोजन, स्टॉक एवं अन्य चालू संपत्ति एवं चालू दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन, संभाव्य व्ययों एवं हानियों के आयोजन का समायोजन करने के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इंगित किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में चालू वर्ष के लाभों की सही राशि ज्ञात करने हेतु ऐसी सूचनाओं का समायोजन किया जाना आवश्यक है जो चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों से संबंध रखती हैं। याद रहे, स्थायी संपत्तियां एवं स्थायी दायित्वों के मूल्यांकन में परिवर्तन पूंजीगत लाभ हानि है, अतः इनका समायोजन चालू वर्ष के लाभ में नहीं किया जाता क्योंकि ये परिचालन लाभ अथवा हानि की मदें नहीं है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। उपयुक्त समायोजनों के पश्चात परिकलित हुए गत वर्ष 3 वर्ष या 5 वर्ष या 7 अथवा जितने भी वर्षों के शुद्ध लाभों की औसत ज्ञात करना आवश्यक समझा जाए। वर्षों के सामान्य औसत लाभ सिंपल एवरेज ज्ञात करनी चाहिए। क्वेश्चन में स्पष्ट अथवा गर्भित निर्देश होने पर भारित औसत लाभ किए जाने चाहिए। वेटेड प्रॉफिट भी आपको ज्ञात करने सकते हैं क्वेश्चन में कहा गया है। तो औसत ज्ञात किए गए लाभ में से यदि आवश्यक हो तो निम्नलिखित समायोजन करके यह ज्ञात करना चाहिए कि भविष्य में कायम रहने वाले लाभ क्या होंगे। तो इसमें एक और आगे एडजस्टमेंट है। व्यापार के स्वामी या स्वामियों के पारिश्रमिक, अब आपने औसत निकाल लिया गत वर्षों के लाभों का, उसके बाद एडजस्टमेंट। यदि व्यापार का स्वामी अथवा साझेदार व्यापार की परिचालन क्रियाओं की सक्रिय देखभाल व प्रबंध करता है तो उसके द्वारा संपादित की गई सेवाओं के लिए उचित वार्षिक पारिश्रमिक औसत लाभ में से घटा दिया जाना चाहिए। उचित पारिश्रमिक का निर्धारण व्यवसायी साझेदार की योग्यता, कार्यक्षमता एवं उसके द्वारा व्यापार की देखभाल व प्रबंध कार्यों में बिताए गए समय इत्यादि को देखकर किया जाना चाहिए। व्यवसाय के स्वामी साझेदार का उचित पारिश्रमिक औसत लाभ में से इसलिए घटा देना चाहिए क्योंकि यदि साझेदार स्वयं देखभाल न करके किसी योग्य मैनेजर या अन्य अधिकारी को नियुक्त किया जाता तो व्यापार को उसके पारिश्रमिक व्यय के रूप में भार वहन करना पड़ता। यदि व्यापार के अलग अलग वर्षों के लाभ हानि खातों में इस मद के अंतर्गत रकम पहले से ही डेबिट की गई हो तो औसत लाभ का परिकलन करने से पूर्व संबंधित वर्षों के लाभ में लाभ हानि खाते में डेबिट की गई पारिश्रमिक की राशि को वापस जोड़ देना चाहिए तथा उसके पश्चात परिकलित औसत लाभ में से भविष्य में ऐसी सेवाओं के लिए दिया जाने वाला उचित पारिश्रमिक घटा देना चाहिए। यदि गत वर्ष में दिए गए पारिश्रमिक की राशि तथा भविष्य में दिए जाने वाले पारिश्रमिक की राशि समान ही हो तो उपयुक्त समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट सूचना के अभाव में एकाकी व्यवसाय तथा साझेदारी फर्म की दशा में स्वामियों के पारिश्रमिक को समुचित राशि स्वतः मानकर घटा देनी चाहिए, परंतु कंपनी की दशा में प्रबंध के पारिश्रमिक पहले से ही घटा हुआ मानना चाहिए। भविष्य के वर्षों में किसी आय में परिवर्तन की संभावना। गत वर्ष में यदि कोई आय प्रतिवर्ष होती रही है तथा उसे प्रत्येक वर्ष लाभ हानि खाते में क्रेडिट करते रहे किंतु प्रश्न में यह स्पष्ट उल्लेख है कि उक्त आय भविष्य में होने की संभावना नहीं है तो ऐसी आय की राशि को औसत लाभ में से घटा देना चाहिए। यदि उक्त आय के होने की तो संभावना है किंतु कम अथवा अधिक होने की संभावना है तो औसत लाभ में से पूर्व अर्जित आय व संभावित आय के अंतर का समायोजन कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य भविष्य में कायम रहने वाले लाभों का अनुमान लगाना है, न कि गत वर्षों के औसत लाभ का परिकलन करना है। भविष्य के वर्षों में किसी नई आय के होने की संभावना। यदि प्रश्न में यह स्पष्ट उल्लेख है कि भविष्य के वर्षों में किसी नई मद के अंतर्गत आय होने की संभावना है तो जो कि गत वर्ष में अर्जित नहीं हुआ करती थी तो ऐसे नए मद की आय को औसत लाभ में जोड़ देना चाहिए। भविष्य के वर्षों में किसी व्यय के न होने या कम होने की संभावना। यदि भविष्य के वर्षों में किसी व्यय के न होने या कम होने की संभावना हो तो औसत लाभ में संबंधित राशि का समायोजन कर देना चाहिए, क्योंकि भविष्य में उक्त व्यय न होने या कम होने से व्यापार के लाभ बढ़ेंगे। भविष्य के वर्षों में किसी नए व्यय के उत्पन्न होने या वर्तमान व्यय में वृद्धि होने की संभावना। यदि भविष्य में किसी नए व्यय के उत्पन्न होने की संभावना हो अथवा किसी वर्तमान व्यय में वृद्धि की संभावना हो तो औसत लाभ में से संबंधित राशि का समायोजन कर देना
चाहिए। स्थायी संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन। यदि स्थायी संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो पुनर्मूल्यांकन के कारण स्थायी संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि या कमी होती है। भविष्य में कायम रहने वाले लाभ ज्ञात करते समय उन संपत्तियों के मूल्य परिवर्तन से हुई वृद्धि या कमी मूल्य ह्रास की राशि का भविष्य में कायम रहने वाले लाभों का परिकलन करने हेतु समायोजन किया जाना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना, महत्वपूर्ण टिप्पणी है कि अगर प्रश्न में स्थायी संपत्तियों पर ह्रास की दरें नहीं दी गई हों तो विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित ह्रास की दर अथवा आयकर नियम में वर्णित की गई दरों अथवा इनके आसपास की कोई अन्य दरों को माना जा सकता है। जैसे लैंड पे तो नील होता है डेप्रिसिएशन की रेट, बिल्डिंग्स पे 5%, प्लांट एंड मशीनरी पे 15% है, मोटर व्हीकल्स पे 20% है, फर्नीचर पे 5% या 10% है। विद्यार्थियों को उपयुक्त मानी गई ह्रास दर के बारे में व अपनाई गई मूल्य ह्रास पद्धति के बारे में स्पष्टीकरण प्रश्न हल करते समय वर्णित कर देना चाहिए कौन सा मेथड डेप्रिसिएशन का लिया गया है। यदि प्रश्न में किसी विशेष संपत्ति पर मूल्य ह्रास की दर दे रखी हो तो उस विशेष संपत्ति पर उसी दर से मूल्य ह्रास लगाया जाना चाहिए। यदि विद्यार्थी चाहे तो ह्रास की दर की सूचना प्रश्न में उपलब्ध नहीं होने के कारण ह्रास का ध्यान नहीं रखा गया है, मान्यता की टिप्पणी लगाते हुए प्रश्न का हल कर सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का हल। अब यदि व्यवसाय संस्था ने गैर व्यापारिक विनियोग धारित कर रखे हैं तो उन विनियोगों पर अर्जित आय की राशि को गैर व्यापारिक आय मानते हुए लाभ में से घटा दिया जाना चाहिए। व्यापारिक विनियोगों पर अर्जित ब्याज की राशि को नहीं घटाना चाहिए क्योंकि इसे व्यापारिक आय माना जाता है। यह जानना उपयुक्त होगा कि प्रश्न की भाषा में देनदारों पर डूबत ऋण के लिए प्रावधान बनाने, घटाने, बढ़ाने तथा स्टॉक आदि चालू संपत्तियों के मूल्य को घटाने, बढ़ाने आदि की जो सूचना दी गई है वह प्रबंधकीय पूर्व अनुमान के कारण हुई अनुमान की सामान्य त्रुटियां मानी जाती हैं। अतः लेखांकन की इन त्रुटियों का प्रभाव परिचालन लाभ पर पड़ेगा। अतः भविष्य में आशातीत औसत लाभ ज्ञात करने से पूर्व संबंधित वर्षों अथवा चालू वर्ष जिसमें भी त्रुटि हुई है उसके लाभ को लेखांकन त्रुटि की राशि से संशोधित कर देना चाहिए। अब कई बार क्या है कि आपको लाभों की सामान्य औसत की अपेक्षा भारित औसत वेटेड एवरेज भी निकालनी पड़ सकती है। कैसी अवस्था में? यदि विभिन्न वर्षों से संबंधित उपयुक्त समायोजन करने के पश्चात व्यापारिक संस्था के गत वर्ष के लाभों में निरंतर वृद्धि हो रही है तो इन लाभों की सामान्य औसत की अपेक्षा भारित औसत ज्ञात करना अधिक उचित होगा, क्योंकि भारित औसत सामान्य औसत की अपेक्षा लाभों की सही स्थिति को प्रकट करेगा। यदि लाभों में निरंतर कमी हो रही है तो कमी की प्रकृति के आधार पर भविष्य में कम राशि का लाभ आशातीत मानना उपयुक्त है। स्मरण रहे, याद रखना, निरंतर घटते हुए लाभ वाली संस्था की ख्याति का मूल्य शून्य अथवा बहुत कम होता है। इसलिए निरंतर घटते हुए लाभ की स्थिति में लाभ की साधारण औसत अथवा संबंधित गत वर्षों के लाभ को समुचित भार वेट से गुणा करके भारित औसत वेटेड एवरेज प्रॉफिट ज्ञात नहीं किए जाएं। अब भारित लाभ के परिकलन करने के लिए एक मैं छोटा सा आपको उदाहरण दे सकता हूं कि मान लो कि किसी वर्ष में 5 साल का जो प्रॉफिट है वो है 28,000, 36,000, 48,000, 60,000 तथा 90,000, 5 वर्षों तक इस तरह से बढ़ रहा है। तो इसमें आप ईयर लिख लें, प्रॉफिट लिख लें और एज्यूम्ड वेट दे सकते हैं, काल्पनिक भार 1, 2, 3, 4, 5 और जो प्रॉफिट है उसको भार से गुणा कर दो तो आपके आ जाएगा भारित औसत, टोटल औसत भार आएगा। तो उसमें भारित औसत ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, समेशन ऑफ पी डब्ल्यू अपन समेशन ऑफ डब्ल्यू भार का जोड़ कर लें और प्रॉफिट और वेट को गुणा करके जो टोटल है उसका जोड़ कर लें। तो इसको फार्मूले के रूप में कह सकते हैं भारित औसत इक्वल टू समेशन ऑफ पी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। तो इस तरह से आप जो है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। आज के लेक्चर में मैंने आपको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट किस तरह से ज्ञात करना है और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है ये इस लेक्चर में आपको बताने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस टुडेज लेक्चर।